जुल्फ़िकार अली भुट्टो 5 जनवरी 1928 को 3 बजे सुबह लाड़काना में पैदा हुए। वो 4 अप्रैल 1979 को इन्हें सुबह सादिक से भी बहुत पहले दिसरी जेल रावलपिंडी में कत्ल कर दिया गया। दोस्तों, क्या जुल्फ़िकार अली भुट्टो को अमेरिका ने साजिश करके मरवाया? जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी के बावजूद भी इनकी गर्दन पर कोई निशान क्यों न था? फांसी से कबल जुल्फ़िकार अली भुट्टो को क्या क्या ऑफर्स दी गई थी? यह है मौजू आज की वीडियो का। नंबर 1। दोस्तों, नवंबर 1974 में जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म थे तो इन पर एक सियासी मुखालिफ के वालिद को कत्ल करने का मुकदमा दर्ज हुआ। भुट्टो साहब उस वक्त मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म थे और बहुत स्ट्रॉन्ग थे, इसीलिए उस वक्त ये मुकदमा इनका कुछ नहीं बिगाड़ सका। फिर 5 जुलाई 1977 को जब मार्शल लॉ लगा तो ये मुकदमा दोबारा ओपन किया गया और इसी मुकदमे में जुल्फ़िकार अली भुट्टो को बाद में तख्ता-ए-दार पर लटका दिया गया था। नंबर 2। दोस्तों, कर्नल रफ़ीउद्दीन जो भुट्टो साहब की डीसी जेल रावलपिंडी के सिक्योरिटी इंचार्ज थे, वो बताते हैं कि भुट्टो साहब ने दौरान कैदी ने कहा कि कर्नल, मेरे साथ ये क्या ड्रामा खेला जा रहा है। कर्नल रफ़ीउद्दीन के मुताबिक भुट्टो साहब को लगता था कि इनके सियासी सफ़र को ख़त्म करने के लिए ये सब किया जा रहा है, लेकिन हकीकत इस बात के खिलाफ थी, क्योंकि सरकार भुट्टो साहब को फांसी देने के इंतजाम कर चुकी थी, लेकिन भुट्टो साहब के ख्याल में ये सब इंतजाम इनके सियासी सफ़र को ख़त्म करने के लिए थे। नंबर 3। दोस्तों, भुट्टो साहब की फांसी से कबल ये बात काफ़ी अरसे तक ज़ेरे बहस रही कि भुट्टो साहब को जिला वतन कर दिया जाएगा। उस वक्त के अखबारात में भी भुट्टो साहब के ऐसे बयान मौजूद थे जिसमें वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान मेरा मुल्क है और मुझे कोई भी जिला वतन नहीं कर सकता। मैं ऐसी मिट्टी की पैदाइश हूँ और इसी में दफन होना पसंद करूँगा। इस हवाले से सीनियर जर्नलिस्ट आमिर भी बताते हैं कि भुट्टो साहब को जनरल ज़ियाउल हक की तरफ से एक ऑफ़र दी गई थी, या तो वो डील कर लें, नहीं तो इनको फांसी दे दी जाएगी, और भुट्टो साहब ने डील नहीं की, इसीलिए उन्हें 4 अप्रैल 1979 को फांसी दे दी गई थी। कर्नल रफ़ीउद्दीन अपनी किताब भुट्टो के आखिरी 323 दिन में लिखते हैं कि भुट्टो साहब ने इनसे कहा कि ये कौम इस काबिल नहीं कि इन्हें एक बहादुर लीडर मिले, और मेरे मरने के बाद लोगों को बताना कि बुज़दिल कौम के बहादुर लीडरों का यही हाल होता है। बेनज़ीर अपनी किताब में लिखती हैं कि वो 3 अप्रैल 1979 को साला के पुलिस ट्रेनिंग कैंप में मुकीम थी। बकौल बेनज़ीर भुट्टो के कि इन्हें भुट्टो साहब की फांसी की खबर देने छोटा जेलर खुद आया। रावलपिंडी जेल के छोटे जेलर ने बेनज़ीर भुट्टो को इनके वालिद की अंगूठी, टिफ़न बॉक्स और कपड़े भी दिए। बकौल बेनज़ीर भुट्टो के कि इनके वालिद के कपड़ों से अभी तक इतर की खुशबू आ रही थी। नंबर 6। बेनज़ीर भुट्टो अपनी किताब डॉक्टर मशरिक में लिखती हैं कि इन्हें 3 अप्रैल 1979 को सख्त पैरे में ले जाया गया। बकौल बेनज़ीर भुट्टो के कि भुट्टो साहब ने इनसे आखिरी मुलाकात में कुछ ऐसे अल्फाज कहे, आज शब मैं गम दुनिया से आज़ाद हो जाऊँ, मैं अपने वालिदा और वालिद के पास चला जाऊँ, मैं लाड़काना में अपने जदाद की ज़मीनों की तरफ जा रहा हूँ ताकि मैं ज़मीन का, इसकी खुशबू का और इसकी फ़िज़ाओं का हिस्सा बन जाऊँ। नंबर 7। दोस्तों, जुल्फ़िकार अली भुट्टो के जेल सिक्योरिटी सुपरिटेंडेंट कर्नल रफ़ीउद्दीन अपनी किताब में लिखते हैं कि मैंने भुट्टो साहब को कहा कि कादियानी आपके बारे में कहती कि भुट्टो ने हमें दायरे इस्लाम से खारिज किया, इसलिए वो जेल में बैठकर अपनी मौत का इंतज़ार कर रहा है। कर्नल रफ़ीउद्दीन के मुताबिक इस पर भुट्टो ने मुस्कुराकर जवाब दिया कि कर्नल, मैं एक गुनाहगार बना हूँ। अगर मेरे नामा ईमान में कोई ऐसा अमल है जो मेरी बख्शिश का ज़रिया बन सकता है कि मैंने अपने सच्चे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन कादियानियों को गैर मुस्लिम करार दिया है। नंबर 8। नाज़रीन, भुट्टो साहब अपनी फांसी से कबल भूख हड़ताल पर थे। इनकी सेहत काफ़ी हद तक ख़राब थी, हत्ता कि इन्हें सेल से फांसी गार्ड तक भी स्ट्रेचर पर लटाकर हथकड़ियाँ लगाकर ले जाया गया। इतनी देर में मुशक्ति अब्दुर्रहमान इनके लिए चाय की प्याली ले आया जो भुट्टो साहब ने इससे कही थी। कर्नल रफ़ीउद्दीन लिखते हैं कि मैं ये सब देखकर हैरान था कि अल्लाह ताला की शान देखें कि जेल की दीवार के उस पार प्राइम मिनिस्टर हाउस में भुट्टो साहब ने जो भी चाहा दुनिया के किसी भी हिस्से से इनके लिए मुहैया किया गया। आज इनकी आखिरी और मामूली सी ख्वाहिश भी पूरी नहीं हुई कि वो चाय की प्याली पी सकें। नंबर 9। भुट्टो साहब को जब फांसी गार्ड तक ले जाने के लिए हथकड़ियाँ लगाएगी तो लोहे की हथकड़ी ने इनकी कलाइयों को दबा दिया, जिसकी वजह से इन्हें तकलीफ हुई। इसलिए उन्होंने कहा कि ये मुझे, इसके आगे वाले अल्फाज किसी को समझ में नहीं है। शायद वो कहना चाहते थे कि ये मुझे तकलीफ दे रहा है। और फिर ठीक 2:04 पर जलाद तारा मसीह ने लेवर खींच दिया और भुट्टो साहब फांसी के कुएं में गिर पड़े। नंबर 10। सीनियर जर्नलिस्ट हामिद मीर बताते हैं कि उन्होंने साल 1992 में नुसरत भुट्टो का एक इंटरव्यू किया, जिसमें नुसरत भुट्टो ने खुद ही ने बताया कि जब भुट्टो साहब को फांसी के बाद नौडेरो ले गए तो जिन लोगों ने इनका नमाज जनाजा पढ़ा और आखिरी दीदार किया, उन्होंने खुद नुसरत भुट्टो को ये बताया कि भुट्टो साहब की फांसी के बावजूद भी इनकी गर्दन बिल्कुल ठीक लग रही थी और इस पर रस्सी का कोई भी निशान नहीं था। इस हवाले से भुट्टो साहब पर एक किताब वाज भुट्टो किल्ड बिफोर हैंगिंग भी लिखी जा चुकी है। नंबर 11। एक बार एडमिट साइंसदान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान वज़ीर-ए-आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो को बचाने के लिए खुफिया तौर पर तुर्की के दौरे पर गए और तुर्की के सदर से मिले, क्योंकि डॉक्टर अब्दुल कदीर खान का ख्याल था कि पाकिस्तान और उम्मत मुस्लिमा को जुल्फ़िकार अली भुट्टो जैसे अजीम लीडर की ज़रूरत है।
इसलिए वो भुट्टो साहब को बचाने के लिए तुर्की गए और तुर्की सदर से मिले। तुर्की सदर ने डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की मौजूदगी में जनरल ज़िया को फ़ोन किया। फ़ोन कॉल पर सदर ज़ियाउल हक ने तुर्की सदर को ये यकीन दिलाया कि वो भुट्टो को फांसी नहीं देंगे, लेकिन तुर्की सदर जानते थे कि जनरल ज़िया भुट्टो को फांसी दे देंगे, क्योंकि इनका ख्याल था कि भुट्टो को फांसी देने के बाद कि इनके मुखालिफ में कोई और तगड़ा हरीफ नहीं हो सकता। नंबर 12। दोस्तों, हामिद मीर अपने व्लॉग में बताते हैं कि साबिक आर्मी चीफ मिर्ज़ा असलम बेग अपनी किताब में इंकशाफ करते हैं कि उन्होंने 1979 में जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी की मुखालफत की थी, मगर इनकी सुनी ना गई और असल फैसला जनरल ज़िया ने करना था। इसके अलावा मिर्ज़ा असलम बेग अपनी किताब में लिखते हैं कि जनरल ज़िया ने खाना काबा में बैठकर किंग खालिद और यासर अरफात से भुट्टो को फांसी देने के बजाय इनके हवाले करने का वादा किया, लेकिन वापसी पर उन्होंने भुट्टो साहब को फांसी दिलवा दी। हकीकत क्या थी, ये अल्लाह ताला ही बेहतर जानता है। नंबर 13। दोस्तों, ये रावलपिंडी का जिना पार्क है। 1988 में ज़ियाउल हक के हुक्म पर तमीर किया गया था। इससे पहले यहाँ DCJ रावलपिंडी थी और यहीं जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी दी गई थी। जहाँ भुट्टो साहब को फांसी दी गई थी वो जगह आज वहाँ एक फवारा नस्ब है। नंबर 14। दोस्तों, बात करते हैं कि ज़ियाउल हक को भुट्टो के मुसलमान होने पर क्यों शक था। नाज़रीन, भुट्टो के वालिद सरशाह नवाज़ भुट्टो ने एक हिंदू लड़की से शादी की। मुसलमान होने के बाद इनका नाम खुर्शीद बेगम रखा गया। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की वफ़ात के बाद इनकी बरहाना तस्वीरें भी ली गई। भुट्टो के जेल सुपरिटेंडेंट कर्नल रफ़ीउद्दीन लिखते हैं कि भुट्टो साहब की फांसी के बाद सरकार की तरफ से एक फ़ोटोग्राफर आया। इसने भुट्टो साहब के प्राइवेट पार्ट्स की तस्वीरें ली। तस्वीरें लेने की वजह यह थी कि सरकार ये देखना चाहती थी कि भुट्टो साहब के खतने इस्लामी तर्ज के मुताबिक हुए हैं। तस्वीरें लेने के बाद इस बात में कोई शक नहीं रहा कि भुट्टो साहब के खतने वाकई इस्लामी तर्ज के मुताबिक थे। नंबर 14। 3 मार्च 2024 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने यह वाज़ह कर दिया कि भुट्टो साहब को शफाफ ट्रायल का हक नहीं दिया गया, जिस पर जुल्फ़िकार अली भुट्टो के नवासे बिलावल भुट्टो आबदीदा हो गए। 29 अप्रैल 1977 को वाशिंगटन पोस्ट में एक स्टोरी छपी, जिसमें जुल्फ़िकार अली भुट्टो से अमेरिका की नाराज़गी के 3 असबाब लिखे होते हैं। इसमें लिखा होता है कि अमेरिका जुल्फ़िकार अली भुट्टो से इसलिए नाराज़ था कि भुट्टो साहब ने वियतनाम के मसले पर अमेरिका की मुखालफत की। दूसरी अरब इसराइल जंग थी, जिसमें भुट्टो साहब ने अरबों की मदद की और इनकी हमायत की। तीसरी वजह यह कि अमेरिका पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को बंद करवाना चाहता था और भुट्टो साहब ने इसकी मुखालफत की। ब्रिगेडियर इरशाद तरिंदी, जो उस वक्त के ब्रिगेडियर थे, लिखते हैं 9 अगस्त 1976 को अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा हेनरी किसिंजर ने लाहौर गवर्नर हाउस में भुट्टो साहब से मुलाकात की ताकि पाकिस्तान को एटमी ताकत के असूल और फ्रांस से एटमी रीप्रोसेसिंग प्लांट के सौदे से रोका जा सके। इस मुलाकात के बाद हेनरी किसिंजर को इस बात का बखूबी इल्म हो गया कि भुट्टो साहब की बात अटल है और वो पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाना चाहते हैं। वापसी पर जहाज़ पर सवार होने से पहले मिस्टर किसिंजर ने भुट्टो साहब से कहा, मिस्टर भुट्टो, हम तुम्हें इबरतनाक मिसाल बना देंगे। जब सामने से रेलगाड़ी आती दिखाई दे तो अक्लमंद पटरी से हट जाया करता है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो इस बात पर सिर्फ मुस्कुराए और अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा को अपना मौक़िफ़ मनवाए बगैर जाने दिया। ब्रिगेडियर इरशाद तरिंदी अपनी किताब प्रोफाइल ऑफ इंटेलिजेंस में लिखते हैं कि इन्हें वाशिंगटन से एक खुफिया पैगाम मौसूल हुआ जो कोड वर्ड में लिखा हुआ था। इन्होंने इस पैगाम को अपने दफ्तर ले गए और इसे डीकोड करवाया। ब्रिगेडियर इरशाद तरिंदी लिखते हैं कि मुझे ये पढ़कर शदीद हैरत हुई कि अमेरिका ने पाकिस्तान में मौजूद अपने सफारती दफ्तर में हदायत दी थी कि भुट्टो का फांसी के फंदे तक पहुंचना यकीनी बनाया जाए। मोहतरमा 27 दिसंबर 2007 को शहीद हुए, लेकिन इनकी शहादत एक मामा कैसे है? और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने अपनी शहादत से कबल अपनी किताब में किया इंकिशाफात किए थे। बेनज़ीर भुट्टो की मौत का जिम्मेदार किसको समझा जाता है और बिलावल भुट्टो इस बारे में क्या कहते हैं? यह है मौजू आज की वीडियो का। नंबर 1। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साबिक वजीर दाखिला रहमान मुल्क कहते थे कि बेनज़ीर भुट्टो साहबा की जान बचाई जा सकती थी। अगर उन्हें पाकिस्तान न आने दिया जाता तो शायद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की जान बच सकती थी। उनके मुताबिक अगर जनरल परवेज मुशर्रफ चाहते तो वो बेनज़ीर भुट्टो की जान बचा सकते थे। नंबर 2। बेनज़ीर भुट्टो जब 2007 में की जलावतनी के बाद पाकिस्तान वापस आए तो उन पर उसी रोज एक कातिलाना हमला हुआ, जिसके नतीजे में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बहुत से कारकुन मारे गए। उनके मजार कायद पर होने वाले एक जलसे में 2 खुदकुश धमाके हुए, मगर इस वक्त बेनज़ीर भुट्टो साहबा महफूज रहे थीं। नंबर 3। बेनज़ीर भुट्टो अपनी किताब मफामत में लिखती हैं कि उनकी और जनरल परवेज मुशर्रफ की एक बातचीत के दौरान परवेज मुशर्रफ ने उनसे कहा था कि उन्हें 2018 इलेक्शन के बाद पाकिस्तान वापस आना चाहिए, मगर बेनज़ीर भुट्टो के नजदीक वो पाकिस्तानी अवाम की खातिर
18वें अक्टूबर 2007 को पाकिस्तान वापस आई थीं। इसी हवाले से महतरमा अपनी किताब में लिखते हैं कि उन्होंने पाकिस्तान वापसी के हवाले से एक नहायत सोचा समझा और मुश्किल फैसला किया था, क्योंकि इनको जानलेवा खतरात लाहिक थे। नंबर 4, दोस्तों, यह तस्वीर मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की आखिरी तस्वीरों में से एक है, जिसमें वो कारकुनों की तरफ हाथ हिला रही हैं। उस तस्वीर के कुछ लम्हात बाद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को रावलपिंडी के कंपनी बाग में अपनी सियासी रैली की क़ियादत करने के दौरान गोलियां मारकर शहीद कर दिया गया। फायरिंग के बाद एक खुदकुशी धमाका उनकी रैली में हुआ, जिसकी वजह से और भी मासूम लोग मारे गए। नंबर 5, फायरिंग के बाद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को रावलपिंडी के जनरल अस्पताल ले जाया गया और यहीं उन्होंने दम तोड़ा। उस वाकये से 36 साल पहले लियाकत अली खां को भी रावलपिंडी के इसी अस्पताल में ले जाया गया था। रोजनामा। आज मैं ये खबर छिपी कि लियाकत बाग मल्क के 2 वज़ीर-ए-आज़म निकल गया। नंबर 6, सीनियर जर्नलिस्ट शकील अंजुम के मुताबिक मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने एक रोज कहा था कि अगर मुझे कुछ हुआ तो ये 5 लोग जिम्मेदार होंगे, जिनमें जनरल परवीज मुशर्रफ, काफ लीग के परवीज इलाही और ब्रिगेडियर एजाज शाह शामिल थे। उसके अलावा जनरल परवीज मुशर्रफ ये कहते हैं कि डोंट ब्लेम मी फॉर बेनजीर्स डेथ। नंबर 7, जनरल परवीज मुशर्रफ ने बेनजीर भुट्टो के कत्ल के हवाले से कहा था कि मुर्तजी भुट्टो और बेनजीर भुट्टो की मौत का सबसे ज्यादा फायदा आसिफ अली जरदारी को हुआ। नंबर 8, दोस्तों, जब मियां नवाज शरीफ को बेनजीर भुट्टो के कत्ल की इत्तला मिली तो वो रावलपिंडी के जनरल अस्पताल पहुंचे, जहां बेनजीर भुट्टो को लाया गया था। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन जो पहले तोड़ फोड़ कर रहे थे, अब मियां नवाज शरीफ को देखकर उनके गले लगकर रोने लग पड़े। यह लम्हा काफी नायाब था, क्योंकि इससे पहले यही तासर पाया जा रहा था कि जयाल नवाज शरीफ को देखकर इन पर भी हमला कर देंगे। नंबर 9, दोस्तों, ये 28 दिसंबर 2017 का एक्सप्रेस ट्रिब्यून का ई-पेपर है, जिसमें बिलावल भुट्टो अपनी वालदा के कत्ल का इल्जाम सीधा जनरल परवीज मुशर्रफ पर लगा रहे हैं। उसके साथ साथ बिलावल भुट्टो उसमें यह भी कह रहे थे कि अदलिया ने उनकी फैमिली के साथ कभी भी इंसाफ नहीं किया। नंबर 10, बेनजीर भुट्टो की शहादत से पूरे मुल्क में सफ़े मातम बिछ गया। जनरल परवीज मुशर्रफ की हुकूमत ने 3 रोजा कौमी सौग मनाने का ऐलान किया बेनजीर भुट्टो के कि शौहर आसिफ अली जरदारी, जो दुबई में कयाम पजेर थे, वो अपने तमाम बच्चों के साथ पाकिस्तान वापस आ गए। नंबर 11, दोस्तों, मोहतरमा बेनजीर जनरल हमीद गिल को अपने कत्ल का मंसूबा साज लिख चुकी हैं। जनरल हमीद गिल ने मोहतरमा बेनजीर के पहले दौरे हुकूमत में इनके खिलाफ 9 जमातों का इत्तेहाद बनाया। मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने अपने दौरे हुकूमत में जनरल हमीद गिल को DGISI के अहदे से डी-नोटिफाई किया था। नंबर 12, सलीम साफी के साथ इंटरव्यू में सलीम साफी ने राव अनवार से पूछा कि बेनजीर भुट्टो को किसने कत्ल किया था। उस पर उन्होंने कहा कि बेतल्ला मसूद ने। वो कहते थे कि अब आज भी उनसे पूछ लें तो वो आपको बता देगा, क्योंकि इस बात में कोई भी शक नहीं है। नंबर 13, सीनियर जर्नलिस्ट हामिद मीर में बताते हैं कि बेनजीर भुट्टो ने उन्हें अपने आखिरी मुलाकात में कहा था कि अगर मुझे कुछ हुआ तो उसके जिम्मेदार जनरल परवीज मुशर्रफ होंगे। हामिद मीर के मुताबिक बेनजीर भुट्टो ने उनसे कहा कि मुझे कुछ होने की सूरत में आपने जनरल परवीज मुशर्रफ को बेनकाब करना है, क्योंकि जनरल मुशर्रफ चाहते थे कि मैं पाकिस्तान से वापस चली जाऊं। नंबर 14, दोस्तों, बेनजीर भुट्टो ने अपनी जिंदगी के आखिरी दिन एक इंतहाई अहम शख्स से मुलाकात की थी। उन्होंने DGISI जनरल नदीम ताज से मुलाकात की थी। उन्होंने मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को रावलपिंडी में होने वाले जलसे से रोकना चाहा और उन्हें बताया कि इन्हें शदीद खतरा लाहिक है। उस पर मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने उनकी एक ना मानी